Hello students, welcome back to my channel लीगल बुक ऐप बाय सौम्या। लीगल बुक ऐप बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या आज आपके सामने लेकर आई हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के बारे में एक और जानकारी जो कि आपके सिलेबस में है जुडिशरी के, जो कि यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी की फेडरल। इससे पहले जानने से पहले जानना ज़रूरी है कि यूनिटरी क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी पावर ऑफ गवर्नेंस जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है वन गवर्नमेंट में, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसका मतलब होता है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वही क्या कहलाती है कि जहाँ पे पावर ऑफ गवर्नेंस डिवाइडेड होती है टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट में, दैट इज़ यूनियन एंड स्टेट, देन दैट इज़ कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के.सी. वियरे, जो कि बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, पॉलिटिक ज्यूरिस्ट रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अगर फील्ड ऑफ गवर्नेंस ऐसा है कि जो कि डिवाइडेड है फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट में, और कोई भी सबॉर्डिनेट इन दोनों गवर्नमेंट में से एक दूसरे के में से कोई भी सबॉर्डिनेट नहीं है और कोऑर्डिनेटेड है, इंडिपेंडेंट है विद इन द स्फीयर अलॉटेड टू देम, जो कि उनको कामकाज सौंपा गया है उन गवर्नमेंट्स को, उन कामकाज से वो कोई भी इंटरफेरेंस कोई नहीं कर रहा है। दोनों काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों तरह की गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर हैं और कोऑर्डिनेशन में भी हैं। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये फेडरल प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है। ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट। वहीं एवी डाइसी भी क्या कहते हैं कि ऐसा फेडरलिज्म जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ ए स्टेट अमॉन्ग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडीज़। अब ये कोऑर्डिनेट बॉडीज़ जो होंगी वो कहाँ से कंट्रोल और ओरिजिनेट होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों बेसिकली जो पॉलिटिकल ज्यूरिस्ट हैं, ये के.सी. वियरे जी और एवी डाइसी जी, ये दोनों फेडरल प्रिंसिपल के बारे में हमें बताते हैं कि फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम देखें फेडरल प्रिंसिपल्स, तो फॉलोइंग काइंड्स ऑफ मोस्ट एसेंशियल फीचर्स होते हैं फेडरल प्रिंसिपल में, कि एक तो डिवीजन ऑफ पावर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन होता है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जुडिशरी कैसी होती है, इम्पार्शल होती है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इलाबोरेट करके। तब तक कि आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इट इज़ Indian Constitution possessed essential characteristics of a federal quality. Even after that, some jurists characterize it as non-federal. Not federal भी characterize करते हैं कुछ गवर्नमेंट इनको, कुछ jurists इनको ऐसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को, जैसे कि के.सी. वियरे जो हैं, क्वाजी फेडरल कॉल करते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जहाँ पे फेडरल क्वालिटी तो है ही, लेकिन फिर भी वो नॉट फेडरल भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यूनिटरी स्टेट होती है। सब क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है, ही सेज दैट इंडिया इज़ ए यूनिटरी स्टेट। इंडिया क्या है, यूनिटरी स्टेट है विथ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स होते हैं, ना कि फेडरल स्टेट है जिसमें सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर्स होते हैं। ओके, आइवर जैनिंग क्या कहते हैं, ओपिनियन है ये सब ज्यूरिस्ट के अपने अपने, कि जब फेडरल क्यों नहीं इनको काउंट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिया इज़ ए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अगर है तो यूनिटरी भी हो सकती है वो, तो यूनिटरी फीचर्स भी हैं उसमें।
यूनिटरी स्टेट है वो सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स हो गए, बट हैज़ सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स। ऑस्टिन describes it as a cooperative federation। कोऑपरेटिव फेडरेशन की तरह इसे डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वहीं KCVRA क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल है, ठीक है। और एबर्ट जेनिंग कह रहे हैं इंडिया इज ए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्या वो सोचती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है या फिर यूनिटरी है या क्वाजी फेडरल है। इस कंडीशन इस थॉट में उसकी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट की ये है कि फेडरल पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज में ही है कि वो फेडरल पोजीशन हेल्ड करती है यूनियन टेरिटरी, लेकिन टू फोल्ड है, दो तरीके से बताया है उन्होंने। अगर कोई गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में कोई कंटेस्ट है तो जो कोर्ट है वो ये इंटरप्रिटेशन देती है और ये अपहेल्ड करती है लॉ को कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। भाई फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का, क्योंकि इसमें फेडरल फीचर्स हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई कंटेस्ट है तो जो कोर्ट है वो ये कहती है फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रिक्टली दूर जाती है। वो कहती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के दो तरीके के व्यूज़ हैं, जो कि स्टेट और जो कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बेस में अगर कोई कंटेस्ट है, बीच में कोई कंटेस्ट है तो अलग व्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन माना है। और अगर गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेस्ट है तो फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से वो प्री डायलेक्शन और हैज़ हीट दैट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल नहीं है। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा ये कि दैट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल, टू फोल्ड है इसके बीच में। और दो व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में अलग व्यू और सेंटर और स्टेट के बीच में अलग व्यू अगर कोई कंटेस्ट होता है इनके बीच में, राइट क्लास। अब व्यू ऐसा क्यों हेल्ड करते हैं कि इट इज़ नॉट फेडरल। भाई फेडरल तो हमने पता चल गया कि फेडरल इस कंडीशन में होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्पार्शल जुडिशरी है, सभी ये फीचर्स क्या हैं, फेडरल फीचर्स हैं। लेकिन व्यू क्या है, दैट इट इज़ नॉट फेडरल। No doubt that the essential characteristics of a federal constitution present in the Indian constitution, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में essential characteristics जो हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रेजेंट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल प्रिंसिपल को इम्बॉडी नहीं करता, क्योंकि सेंटर जो होता है वो इंक्रोच करता है स्टेट्स की पावर को, वही इंटरवेंशन करता है जो कि सेंटर को इनकंसिस्टेंट बना देता है विद, जो सेंटर जो है वो इंटरवेंशन करती है कहीं किसी प्लेसेस में या कहीं ऑलवेज प्लेसेस में स्टेट्स को, जो कि सबऑर्डिनेट करार देती हैं, जो कि फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसी की वजह से जो फेडरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंटिजेंसी इंक्रोच करती है, इंक्रोच रिजर्व फॉर द स्टेट्स। जो पावर ऑफ इंटरवेंशन है एक तो गिवन टू द सेंटर इज इनकंसिस्टेंट विद द फेडरल सिस्टम एज इट प्लेसेस द स्टेट्स इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन। और जबकि फेडरल प्रिंसिपल का क्या है, दोनों पावर्स में डिवाइडेड होगा, लेकिन कोई भी इंक्रोच नहीं करेगा, कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं करेगा, दोनों कोऑर्डिनेशन में चलेंगी गवर्नमेंट्स, कोई इंडिपेंडेंट होंगी दोनों एक दूसरे से, कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होगा। राइट, क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्लास। आई होप आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट में क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा।
कमेंट करके क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। मैं लीगल वोकेबलरी सौम्या आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो फेडरल प्रिंसिपल्स की जो एसेंशियल फीचर्स थे उसको इलाबोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं इसको करेंगे और इसके साथ वाइंड अप करेंगे ये वाला चैप्टर। इसके बाद इसके अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो तो ये होगी जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रही थी। उसके बाद की वीडियो जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में होगी। आई होप हमारी वीडियोस आपके काम आएंगी जुडिशरी में भी और कोई भी BLLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में एंड आपके BLLB के कोर्स में। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।